नमस्कार, जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आपका स्वागत करती हूं आपके बेहद ही खास कार्यक्रम हेल्दी यंगिस्तान में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के जरिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आप तक वो तमाम जानकारियां पहुंचाते रहें जिससे आपका जीवन स्वस्थ और निरोग रहे। तो आज इसी कार्यक्रम में हम बात करेंगे कैंसर की, क्योंकि कैंसर एक ऐसा रोग है जिसका अभी तक कोई मेडिकल साइंस के पास भी कोई परमानेंट इलाज नहीं है और इसीलिए लोग इस रोग के नाम से भयभीत हो जाते हैं। यूं तो कैंसर के कई प्रकार होते हैं। आपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सुना होगा, मुंह के कैंसर के बारे में सुना होगा, लंग्स कैंसर के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे आहार नली के कैंसर की, यानी फूड पाइप के कैंसर की, जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। तो इसी के बारे में और इस कैंसर के इलाज, कारण और सही तरीके से इसको समझने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सौरभ जैन की, डॉक्टर सौरभ जैन, जो कि रामकृष्णा केयर हॉस्पिटल रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि एक कैंसर सर्जन है। डॉक्टर सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदिनाथ टीवी में। नमस्कार, जय श्री राम। तो दर्शकों, आज हम आहार नली के कैंसर के बारे में बात करेंगे और इसीलिए हमारे साथ डॉक्टर सौरभ जैन जुड़ गए हैं। तो डॉक्टर सौरभ जैन, सबसे पहला मेरा सवाल जो है वो ये है कि जिस तरह से आहार नली के कैंसर की बात करें तो ये कैंसर कितना आम है, क्योंकि आम लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। आहार नली का कैंसर भारत में होने वाले कैंसर में 5वां सबसे आम कैंसर है। हर साल लगभग 60 से 65 हज़ार मरीज आहार नली के कैंसर से उनका निदान होता है और लगभग 60 से 65 हज़ार मरीज आहार नली के कैंसर के कारण उनकी मृत्यु होती है। जी। आहार नली मतलब जब हम खाना घुटकते हैं तो मुंह से जो पेट तक जो रास्ता रहता है उसको हम आहार नली बोलते हैं। और जिस तरह से पता है कि ये 5वां सबसे आम कैंसर है भारत में होने वाला। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें, हम आगे भी अपने सवाल जो, क्योंकि ये एक ऐसा कैंसर है जिसके बारे में आम लोग नहीं जानते और आपने बताया कि जैसे कि भारत में ये 5वां ऐसा एक कैंसर है जो कि लोगों को होता है। लेकिन हम बात करें अगर इसके रिस्क फैक्टर की, यानी कि जोखिम कारकों की बात करें, तो वो क्या है इसके? तो आहार नली का जो कैंसर है ये 2 प्रकार का होता है। पहला सबसे आम प्रकार जिसे हम स्क्वामस कार्सिनोमा बोलते हैं, यह भारत और एशियाई देशों में ज़्यादा देखा जाता है और इसका जो सबसे आम कारण होता है या रिस्क फैक्टर होता है वो है तंबाकू और शराब का सेवन करना। इसके अलावा कुछ लोग जिन्होंने जीवन में कभी भी कॉस्टिक सब्सटेंसेस जैसे कि एसिड कभी भी अगर उसका सेवन किया है, उन लोगों में भी यह कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। दूसरे प्रकार का कैंसर होता है जिसे हम अडीनोकार्सिनोमा बोलते हैं। यह पश्चिमी देशों में ज़्यादा देखा जाता है और इसका जो कारण है वो मोटापा और क्रोनिक रिफ्लक्स डिजीज। खाना जो सामान्यतः हमारा जो पेट में खाना रहता है वह आहार नली में नहीं जाने के लिए एक वॉल्व होता है। जब ये वॉल्व कमज़ोर हो जाता है तो पेट से खाना आहार नली में जाने लग जाता है, जिसे हम क्रोनिक रिफ्लक्स या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर बोलते हैं। जब यह प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती है तो यह आगे जाके आहार नली की जो परत है उसको डैमेज करती है और उसमें आगे जाके कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा जो खाने का जो डाइट पैटर्न है वो वेस्टर्न डाइट, पश्चिमी आहार प्रक्रिया को हम फॉलो करते रह रहे हैं, वैसे वैसे भारत में भी यह दूसरे प्रकार का कैंसर जिसे हम अडीनोकार्सिनोमा बोलते हैं, यह भी और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। जो बिल्कुल, यहाँ पे डॉक्टर सौरभ आपने बात करी कि किस तरह से तंबाकू के सेवन या अल्कोहल का सेवन करने से, इसके अलावा आपने कहा कि एसिड का सेवन करने से भी जो ये आहार नली का कैंसर है इसका खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत में कई लोग जो है तंबाकू का सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं। इवन कल ही एक ऐसी कुछ दिन पहले ही एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसके द्वारा ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा लोग तंबाकू का सेवन जो है वो भोपाल में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के यहाँ पर राजधानी में, और लोगों को मुंह का कैंसर बढ़ गया। लेकिन ये एसिड की बात करी तो एसिड का सेवन लोग कैसे करते हैं? एसिड जनरली जो बाथरूम क्लीनर्स रहते हैं, टॉयलेट क्लीनर्स रहते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है
और कभी कभी जाने अनजाने में लोग इसको पी लेते हैं, खासकर बच्चे जिन्हें पता नहीं रहता है कि ये इसमें क्या है और इसमें कितना एसिड का क्वांटिटी है। दूसरा, कुछ लोग आत्महत्या के लिए एसिड या कॉस्टिक सब्सटेंसेस ले लेते हैं, जिसके कारण उनकी जो आहार नली की अंदर की परत रहती है वो पूरी तरह जल जाती है। ये धीरे धीरे करके आगे जाके कैंसर में बदल सकती है, जिसे हम स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा या पहले प्रकार का आहार नली का कैंसर बोलते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पे डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं आहार नली कैंसर के बारे में, आहार नली के कैंसर के बारे में, तो आमतौर पे सभी कैंसर्स के अगर हम बात करें तो शुरुआती लक्षण ज़रूर होते हैं। हर इंसान के अगर वो कैंसर से ग्रसित है या कैंसर आगाज़ कर रहा है उसके शरीर में, तो एक लक्षण शुरू हो जाते हैं शुरुआती तौर में। तो आहार नली के कैंसर में किस तरह से लक्षण जो है वो इंसान में नज़र आने लग जाते हैं? नली का सबसे आम जो लक्षण होता है वह खाना गुटकने में तकलीफ होना। शुरुआती दौर पे मरीज को सिर्फ ठोस पदार्थ लेने में तकलीफ होती है, मतलब रोटी सब्जी खाने में। धीरे धीरे यह जो खाना गुटकने में तकलीफ है वो बढ़ के तरल पदार्थों के लिए भी तकलीफ बढ़ जाती है, जिसमें मरीज पानी, जूस ये सब भी नहीं ले पाता है। और जब ये बीमारी अग्रिम अवस्था में, एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है, तो ऐसे में मरीज अपना खुद का लार को भी गुटकने में कामयाब नहीं रहता है। इसके अलावा आहार नली के कुछ और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि खांसी या फिर उल्टी में खून आना, काले कलर का मल निकलना, या फिर अगर तरल पदार्थ लेते वक्त खांसी आना, जिसे हम ठसकी बोलते हैं, या मेडिकल लैंग्वेज में बोले तो उसे हम एस्पिरेशन बोलते हैं। इसके अलावा आवाज में बदलाव होना, खाना गुटकने में बहुत अत्यधिक ज़्यादा समय लगना, यह सब आहार नली के जो कैंसर है उसके का आम लक्षण है। जी, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे बताई, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर सौरभ, कि जिस तरह से आपने बताया कि खाना घुटकने में मुश्किल आना, लेकिन आमतौर पर अगर देखा गया है कि लोगों को शायद ये लक्षण पता लग जाते हैं, लेकिन उसे लोग बोल देते हैं कि गले में छाला हो गया, या फिर क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गला पक गया, तो ये सब लक्षण हो सकते हैं कि आहार नली कैंसर के लक्षण हो। ये अगर किसी भी मरीज को खाना घुटकने में तकलीफ हो रही है, जो 2, 3 या 1 हफ्ते से ज्यादा लंबे समय तक रह रहा है, तो ऐसे में हम उन्हें सुझाव देते हैं कि आप किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या फिर किसी कैंसर सर्जन को एक बार जाकर दिखाएं। जी बिल्कुल। यहाँ पर जो दर्शक हमें देख रहे हैं हम उन्हें यही कहेंगे कि अगर आपको किसी भी तरह से इस तरह के लक्षण नज़र आते हैं, तो हो सकता है कि आपको भी आहार नली का कैंसर जो है वो आपके शरीर में पनप रहा हो। तो इसे आप बिल्कुल भी आम बात की तरह ना लें या फिर आम बीमारी की तरह ना लें। घरेलू उपाय तो ज़रूर करें अगर आपको इस तरह की बीमारी है या इस तरह की परेशानी हो रही है, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर सौरभ भी बता रहे हैं कि एक बार आप जाके डॉक्टर्स को ज़रूर कंसल्ट करें, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे कार्यक्रम में लगातार हम लोगों को आहार नली कैंसर के बारे में बता रहे हैं, लेकिन अगर ये कैंसर किसी को शरीर पे ये पनप चुका है या हो चुका है, तो ऐसे में आहार नली के कैंसर का निदान कैसे पाया जा सकता है? तो जब भी कोई मरीज हमारे पास इनमें से किसी भी लक्षण के साथ आता है, तो पहले हम उन्हें फिजिकली चेक करके देखते हैं। इसमें हम यह देखना चाहते हैं कि मरीज को खाना घुटकने में कितनी तकलीफ है, जिसे हम ग्रेड्स ऑफ डिस्फेजिया बोलते हैं। उसे सिर्फ ठोस पदार्थ खाने में तकलीफ है, या फिर तरल पदार्थ खाने में तकलीफ है, या वो कुछ भी नहीं ले पा रहा है, उसका वजन कितना कम हुआ है, और हम उनके गले को चेक करके देखते हैं कि गले में कुछ लिम्फ ग्लैंड्स तो नहीं बढ़ गए हैं, जिससे हमें और पता चल सकता है कि ये कैंसर का ही एक साइन है। एक बार हमें ये पता चल जाता है कि मरीज को खाना घुटकने में तकलीफ है, तो हम मरीज को एक एंडोस्कोपी की सलाह देते हैं। एंडोस्कोपी का मतलब होता है कि हम एक छोटा कैमरा मुंह के जरिए आहार नली को देखने के लिए करते हैं। इससे हम आहार नली के अंदर की जो परत रहती है उसे हम देखते हैं। इसमें अगर कोई हमें असामान्य क्षेत्र दिखता है, तो उससे हम एक नमूना या फिर जिसको बायोप्सी बोला जाता है वो हम लेते हैं। आमतौर पर लोगों के बीच में एक भ्रांति या मिथ्या रहती है कि बायोप्सी लेने से ये कैंसर जो है वो जल्दी स्प्रेड होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बायोप्सी पूरी तरीके से सेफ प्रोसीजर है, और इससे कैंसर के निदान में हमें आसानी होती है, और ये पूरी तरीके से एक सेफ प्रोसीजर है। एक बार हमें कंफर्म हो जाता है कि ये कौन से प्रकार का कैंसर है, जैसा मैंने बताया स्क्वैमस कैंसर है या फिर एडिनोकार्सिनोमा है,
तो हम आगे जाके पेशेंट को ये देखने के लिए कि कैंसर किस स्टेज में है, हम उन्हें एक पूरी बॉडी का स्कैन, जिसे हम पेट स्कैन भी बोलते हैं, इसकी सलाह देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये कैंसर कौन से स्टेज तक फैल गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपने बताया कि किस तरीके से आप जब जांच करते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि कई बार बीमारियाँ जो होती हैं, आम बीमारी होती है, कोई पेशेंट जो है आपके पास, बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो कोई और बीमारी लेके आया हो और बाद में पता चलता है कि उसको कैंसर निकल गया, और कई बार कैंसर उस स्टेज में चला जाता है जो कि शायद इंसान को बचा भी नहीं पाता। तो अगर मरीज को हम देखते हैं कि कैंसर अगर पहले 3 स्टेजेस में है, तो हम उन्हें पहले सर्जरी की सलाह देते हैं, क्योंकि फूड पाइप का जो कैंसर है उसका सबसे मेन इलाज होता है, वो होता है सर्जरी। अगर ये कैंसर मध्य या फिर निचले हिस्से में है, तो उसमें हम पहले कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी करके उसे छोटा करते हैं, और उसके बाद ऑपरेशन करके हम फूड पाइप का वो हिस्सा या आहार नली का वो हिस्सा निकाल देते हैं, और पेट को कट करके हम उससे नई फूड पाइप बनाते हैं, और उसे बचे हुए फूड पाइप से आहार नली से हम जोड़ देते हैं। इस ऑपरेशन के बाद मरीज खाना पीना खा सकता है। लगभग 1 सप्ताह तक हम उन्हें नाक से एक ट्यूब डाल के पेट में खाना देते हैं, और जैसे ही हमें लगता है कि घाव अच्छी तरीके से भर गया है, तो हम वो नली निकाल के मरीज को मुंह से खाने की सलाह देते हैं। अगर कैंसर ऊपरी हिस्से में है, तो उसमें ऑपरेशन से मरीज को ज़्यादा तकलीफ होती है, इसलिए हम ऊपरी हिस्से के कैंसर को सिर्फ कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के संयोजन से ट्रीट करते हैं, और बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं कि ये पूरी तरीके से कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के संयोजन से ठीक हो सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपने बताया कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की बात करी, लेकिन एक लोगों के मन में ये भ्रम ज़रूर रहता है कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी जो है उसकी वजह से लोगों का शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है, और देखा भी गया है कि जो लोग इससे गुजर रहे होते हैं, जिनको जो कीमोथेरेपी लग रही होती है, उनके शरीर से बाल झड़ जाते हैं या उनका शरीर काला पड़ जाता है। इसकी क्या वजह होती है, और क्या बाद में भी ये प्रॉब्लम आती है कि शरीर कमज़ोर पड़ जाता है? सामान्यतः अगर हम आज मॉडर्न कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स या दुष्प्रभाव की बात करें, तो जो तकलीफ होती है वो कीमोथेरेपी जिस दिन दिया जाता है उसके 1 या 2 दिन तक रहती है। उसके बाद मरीज को जो कमजोरी है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। और आहार नली के कैंसर में जो दिया जाने वाला कीमोथेरेपी है, उसमें अगर मरीज अपने खाने पीने का ध्यान रखें और जो हम जैसे उनको डाइट एडवाइस करते हैं, अगर वो उतना डाइट लेने में सक्षम रहते हैं, तो वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। आज हमारे पास वो भी मरीज हैं जो अपना रेगुलर काम करते हुए कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी करते हैं। अपना ऑफिस जॉब या अपना काम जो भी रेगुलरली करते हैं, वो करते हुए कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी भी कर पाते हैं। तो आज के जो मॉडर्न कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी है पूरी तरीके से सेफ है, और मतलब बूढ़े से बूढ़े इंसान भी इस तरह की थेरेपी को टॉलरेट कर पाते हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे में जिस तरह से अगर उपचार की बात करें, तो जब हम इसका इलाज करा लेते हैं, उपचार करा लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी इसकी सफलता की कितनी संभावना होती है, और क्या इसके जो इलाज के बाद भी लोगों को अपने जो उनका सर्जन होता है, जो उनका डॉक्टर होता है, उनसे कंसल्ट करने की ज़रूरत है, और कब तक कंसल्ट करने की ज़रूरत है? तो आहार नली का जो कैंसर है वो एक आक्रामक कैंसर है। जितना जल्दी हम उसे डायग्नोस करेंगे, जितना जल्दी उसका निदान किया जाएगा, उतने अच्छे चांसेस हैं कि हम उसे पूरी तरीके से क्योर कर पाएंगे। अगर बीमारी पहले 3 चरण में है, फर्स्ट 3 स्टेज में है, तो बहुत अच्छे चांस है कि वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। ऑपरेशन और कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी कंप्लीट होने के बाद हम मरीज को सलाह देते हैं कि वो अपने सर्जन या कैंसर फिजिशियन के पास पहले हर 3 महीने में पहले 2 साल तक रेगुलरली दिखाते रहें। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इस अंतराल को हम बढ़ाकर 6-6 महीने में लगभग 5 साल तक हम उन्हें सलाह देते हैं कि आप अपने कैंसर सर्जन या कैंसर फिजिशियन को रेगुलरली दिखाते रहें। जी बिल्कुल, और लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि इलाज की, लेकिन अगर शुरुआती तौर पर ही किसी को पता चल जाए फर्स्ट स्टेज में, या जब ये कैंसर जब उसके शरीर में पनप रहा हो तभी पता चल जाए, तो क्या इस कैंसर को रोकने के कोई तरीके हैं? अगर हम
फूड पाइप का जो कैंसर है, ऐसे तो इसमें हमारे इंडिया में इस पे कोई स्क्रीनिंग निर्देश नहीं है, स्क्रीनिंग गाइडलाइंस नहीं है। पर अगर मरीज तंबाकू और शराब के सेवन से दूर रहते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि जो पहले प्रकार का कैंसर जिसे हम स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बोलते हैं वो पूरी तरीके से बचाया जा सकता है। अगर हम दूसरे प्रकार का कैंसर जिसे हम अडीनो कार्सिनोमा बोलते हैं, तो जिन लोगों को खाना ऊपर आनी है, जिसको हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ बोलते हैं, अगर उनको इस चीज़ की तकलीफ़ है तो हम उन्हें सुझाव देते हैं कि वो अपने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट या कैंसर सर्जन के पास में साल में एक बार एंडोस्कोपी की जांच करवाएं। एंडोस्कोपी से हमें ये पता चलता है कि जो अंदर आहार नली की जो अंदर की परत है उसमें कुछ बदलाव तो नहीं आ गए हैं। अगर वो बदलाव आ गए हैं तो हम उसे एंडोस्कोपी के थ्रू ही पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों प्रकार के कैंसर को, अगर हम जागरूक हैं और लोगों को इसके बारे में पता है, तो हम उसे पूरी तरीके से रोक सकते हैं या उसे शुरुआती दौर पे उसका निदान करके हम बहुत सारे बड़े कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या बड़े ऑपरेशन से भी बच सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम शुरुआत तौर पे ही पता कर ले इस कैंसर के बारे में तो हम इससे बच सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है डॉक्टर सौरभ कि जिस तरह से, क्योंकि खान पान बहुत ज़रूरी होता है सेहत के लिए, हमारे शरीर के लिए, ऐसे ही क्या जब इस तरह के कैंसर, जैसे आपने बताया कि तंबाकू का सेवन कम करना चाहिए, अल्कोहल का सेवन कम करना चाहिए, तो इस तरह से अगर हम अपने खान पान की डेली बेसिस के अगर हम डाइट की बात करें, क्या उसमें भी बदलाव ला के हम इस कैंसर को यहाँ पर रोक सकते हैं? अगर जिस तरह से मैंने बताया कि दूसरा प्रकार का जिसे हम अडीनो कार्सिनोमा बोलते हैं, ये भारत में बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम वेस्टर्न पश्चिमी आहार प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम हेल्थी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि हम ये जो दूसरे प्रकार का कैंसर है इससे पूरी तरीके से बच सकते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पे डॉक्टर सौरभ, जिस तरह से आप, क्योंकि यहाँ पर आप कैंसर सर्जन हैं, तो एक सवाल ये भी बनता है कि जैसे आम लोग आपके पास आते होंगे, आपके पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, तो पेशेंट्स को कितना इस आहार नली के कैंसर के बारे में पता होता है, नॉलेज होती है? जितने भी हम मरीज देखते हैं उनमें आहार नली के कैंसर के बारे में बहुत ही कम जागरूकता होती है। ऐसे तो ये 5वां सबसे आम कैंसर है, पर फिर भी लोगों को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है और वो बहुत लंबे समय तक उस बीमारी, उस तकलीफ से गुजरते रहते हैं। पहले उन्हें खाना गुटकने में, जैसे कि सॉलिड फूड या ठोस पदार्थ खाने में तकलीफ होती है। फिर अगर वो खाना गुटक पाते हैं तो उसे महीनों उसे इग्नोर करते हैं और धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जाती है। तो आज भी हम ये देख रहे हैं कि लोगों के बीच में इस आहार नली के कैंसर के बारे में जागरूकता बहुत कम है। और मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि आपको अगर खाना गुटकने में कोई भी तकलीफ आ रही है, आवाज़ में कुछ बदलाव आ रहा है, या फिर खाने में या थूक में कभी रक्त आ रहा है या काले कलर का मल हो रहा है, तो ऐसे में आप ज़रूर एक कैंसर सर्जन या कैंसर फिजिशियन को ज़रूर दिखाएं। हम एक एंडोस्कोपी के माध्यम से इस बीमारी को बहुत ही अर्ली स्टेज में निदान कर सकते हैं और इसे पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो बिल्कुल, एक आखिरी सवाल और है, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि हमारे मुंह के कैंसर से भी कहीं क्या रिलेट करता है, क्योंकि देखा जाए तो फूड पाइप जो है वो मुंह से ही हमारा खाना जो है वो अंदर जाता है। जी हाँ, मुंह के कैंसर के जो कारण हैं, जिसमें भी तंबाकू और शराब का सेवन भी यही 2 प्रमुख कारण हैं। उन्हीं पेशेंट्स में, उन्हीं मरीजों में आहार नली का कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, जिसे हम सेकेंड कैंसर्स बोलते हैं। जो मरीज मुंह के कैंसर से पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, उनमें भी ये सेकेंड कैंसर की तरह या दूसरे कैंसर की तरह कुछ सालों के बाद भी हो सकता है, क्योंकि वो जो उनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, तंबाकू और शराब का सेवन करना, वो दोनों ही कैंसर के लिए कॉमन है। डॉक्टर सौरभ जैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आदिनाथ टीवी के साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को आपने इतना कुछ बताया। नमस्कार, जय जिनेंद्र। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर सौरभ जुड़े थे, जो कि आपको बता रहे थे आहार नली के कैंसर के बारे में, और जो कि शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं, लेकिन ये कैंसर आपके जान के लिए खतरा हो सकता है। तो ऐसे ही तमाम बीमारियों को लेकर तमाम जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी। जय जिनेंद्र।